हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। Our online crash course session regarding target IIT JEE NEET Haryana PGT screening chemistry and KVS PGT 2020 is continuing the process, and we have discussed all of the almost complete organic chemistry, and we are totally focusing about the inorganic chemistry now, and we are discussing about the block chemistry. You can search any of the lecture my block chemistry. अब तक मैं PS ब्लॉक केमिस्ट्री के 3 लेक्चर कवर कर चुका हूं और P ब्लॉक केमिस्ट्री के 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ये हमारा P ब्लॉक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है, एंड यू कैन सर्च एनी ऑफ द लेक्चर ऑफ द ब्लॉक केमिस्ट्री जस्ट बाय सिंगल सर्चिंग ब्लॉक केमिस्ट्री by NDS sir. You will get all my lectures, very interesting, very informative, and this is our most important and most informative lecture of the P block chemistry, because I am going to discuss the physical properties of the group 15, group 16, group 17 and group 18 elements and their compounds in single shot. मतलब this lecture will be single shot lecture. चाहे वो लेक्चर लेंथी हो, आपको पार्ट्स में देख लेना है। अगर आपकी इतनी सीटिंग नहीं है तो डेफिनेटली ये लेक्चर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज I am covering about 50 plus questions in one shot. This is a very interesting lecture of the P block chemistry. So let's start our lecture number 7 regarding P block chemistry. चलिए हम सबसे पहले हाइड्राइड से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हाइड्राइड्स सबसे पहले देखिए, ग्रुप नंबर 15 के अंदर जो हाइड्राइड्स हैं हमारे ग्रुप नंबर 15 में हैविंग जनरल फार्मूला MH3, तो उसमें हाइड्राइड्स हमारे कौन कौन से बनेंगे? हमारे हाइड्राइड्स होंगे अमोनिया, PH3, फॉस्फीन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्साइन, एंटीमनी, स्टीवाइन एंड बिस्मथाइन, ठीक है, एक ही हो गया। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 के जो हाइड्राइड्स होते हैं हैविंग जनरल फार्मूला H2M, here M can be oxygen, sulfur, selenium and tellurium, ठीक है। पोलोनियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर अभी इग्नोर करके चल रहे हैं। क्या हो गया ये? सेलेनियम हाइड्राइड, और यहाँ पर क्या आएगा? टेलुरियम हाइड्राइड। इनकी देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस और नीट के अंदर। अगला देखिए, ग्रुप नंबर 17 के अंदर हाइड्राइड्स होते हैं जनरल फार्मूला HX. X can be fluorine, chlorine, bromine and iodine. So here all the hydrides are HF, HCl, HBr and HI, ठीक है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम? सबसे पहले देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, बाकी मैं मिटा देता हूं। चलिए, हमें आपको आइडिया तो दे ही दिया थोड़ा सा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स होते हैं, these are all basic in nature. सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है, ये हाइड्राइड्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, इनका नेचर क्या है? These are Lewis base because the central element that is have lone pair of electrons, so they can donate lone pair of electron to the electron deficient species. That's why these are called what? These are called Lewis base, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंटीमनी पर भी है और बिस्मथ पर भी है। So they can donate one lone pair of electron to the electron deficient molecule, so that's why these are called Lewis base in nature. So it means hydrides of the nitrogen family are basic in nature. Very interesting. अब क्वेश्चन रिपोर्ट आता है, सारे नेचर बेसिक तो है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए सर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो यहाँ पर लोन पेयर के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा काम करेगी साइज छोटा होने की वजह से, और बिस्मथ में साइज ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो बिस्मथ जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। सबसे मेन बात क्या आपको याद रखनी है कि अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस बेस। इसका कारण क्या है? देखो, आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल
इंटरेस्टिंग एक शादी के अंदर रस्म होती है उससे रिलेट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल शादी में एक रस्म होती है जो शादी के बाद मतलब रिसेप्शन के बाद हम देखते हैं कि एक लाल पानी होता है, ठीक है, उसमें इधर दूल्हा बैठ जाता है, इधर दुल्हन बैठ जाती है, तो वो लाल पानी के अंदर अंगूठी या सिक्के कुछ डाल देते हैं, तो लाल पानी में वो सिक्के से अंगूठी ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है और कंटेनर में रेड वाटर है, लाल पानी है, जो भी है, और इसे मैंने यहाँ पर 2 कॉइन डाले हुए हैं, ठीक है। एक पर्सन इधर बैठा है, एक पर्सन इधर बैठा है, उनको ये कॉइन सर्च करने हैं, ठीक है। और एक मैं कंटेनर दूसरा लेता हूं, यहाँ पर एक ये कंटेनर है, इसे मैंने 2 सिक्के डाले हैं। आप देख पा रहे होंगे इस कंटेनर का सरफेस एरिया कम है, मतलब छोटा कंटेनर है, और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, बड़ा कंटेनर है। तो आप मुझे बताइए इन विच कंटेनर इट इज इजी टू फाइंड आउट द 2 कॉइन्स, किस कंटेनर में 2 कॉइन्स को सर्च करना आसान है। तो बताइए सिंपल सा कह सकते हैं कि द कंटेनर हैविंग स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल साइज, इट इज इजी टू फाइंड द 2 कॉइन्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिंपल वही बात है मेरे भाई, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके लोन पेयर पर उसका होल्ड है, नहीं, लोन पे ये नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इट मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन द नाइट्रोजन एटम, वो नाइट्रोजन एटम पर टिके रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे नहीं। इसका मतलब नाइट्रोजन है टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर वेरी इजीली, बट इन केस ऑफ बिस्मथ आयन, bismuth atom, the lone pair of electron is spread on the large surface area, इसका lone pair of electron है एक बड़े surface area में spread हो जाएगा। अरे उसको जब मिल ही नहीं रहा है, उसको डोनेट कहां पे करोगे मेरे भाई? It is very difficult to find the lone pair, पहले इसका lone pair ढूंढना मुश्किल है, because it has been spread in the large orbital, then it has least basic strength, तो इसको बोलते हैं FeBis3, bismuthine is the feeble base, feeble का मतलब it is a very less basic in nature। तो क्या ऑर्डर आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का? अमोनिया इज द मोस्ट बेसिक एंड BiS3 इज द लीस्ट बेसिक। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, देखो पहला क्वेश्चन बनेगा इनको बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सेकंड क्वेश्चन out of the hydrates of the nitrogen family which is the most basic ammonia, which is the least basic BiS3। 4 क्वेश्चन बन गए, ऐसे चल के चलोगे मेरे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी बनेगी। चलिए तो पहला ऑर्डर तो हमें मिल गया, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा? अमोनिया, चलिए ऐसे लिख देते हैं, अमोनिया, देन PH3, देन ASH3, देन SPH3, then BiS3, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द हाइड्रेट्स, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो बेसिक स्ट्रेंथ के बाद डिस्कस करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना, दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ध्यान रखना, मैंने आपको देखो पहले भी आप लोग चैप्टर में पढ़ाया है, काफी बच्चों को कंट्रोवर्सी भी रहती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर मोनो एटॉमिक एनायन है जैसे हाइड्राइड, ऑक्साइड, तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है मेरे भाई। और दूसरा अगर पॉली एटॉमिक एनायन है जैसे नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, उनके अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, बाय इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक एनायंस थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। लिख लीजिए बात, इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक एनायंस लाइक हाइड्राइड एंड ऑक्साइड द थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए, ये इसमें तो बॉन्ड बनेगा आपका NH बॉन्ड और इसमें बॉन्ड बनेगा आपका BiH बॉन्ड, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज कर दी है? क्योंकि BiH बॉन्ड इज द लीस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया की है और सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है? सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है? बिस्मथाइन की। तो ये जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का है यहीं पे मैं लिख देता हूं, यही आपका सेकंड ऑर्डर क्या हो गया? दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी। आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही है, ठीक है, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक एनायन के केस में आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, मोनोएटॉमिक एनायन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप याद रखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड, अब सुनो
तीसरा क्वेश्चन पूछ ले रिड्यूसिंग कैरेक्टर, वेरी इंटरेस्टिंग, आपसे पूछ ले आउट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक कैरेक्टर, किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है या फिर बेसिक कैरेक्टर सबसे कम किसका है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप मोनोटोमिक एनालिसिस केस में जब डाउन द ग्रुप जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, और ध्यान रखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कभी गलती नहीं होगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कर लीजिए बात ये, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। BiS3 इज द मोस्ट reducing character in out of the all the hydrates of the nitrogen family, which is a very interesting question for the exam point of view। तीसरा क्वेश्चन मिल गया आपको, क्या ये थर्मल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर के क्या है इन्वर्ट। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझने में जल्दी देरी लगेगी, फिर बाकी जो ग्रुप 16 पर 17 पर अप्लाई करोगे ना तो बड़े जल्दी होंगे, क्यों, आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे पहले से ही, ठीक है। तो विद द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर ये है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में BiS3 मोस्ट बेसिक हो जाएगा, नहीं सॉरी मोस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो जाएगा, उसके बाद BiS3 के बाद किसका नंबर आ जाएगा, SbS3 का नंबर आएगा, SbS3 के बाद ASS3 आ जाएगा, ASS3 के बाद PS3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारा अमोनिया। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, किसका ऑर्डर है लिख लेंगे, ये ऑर्डर नीचे वाला है रिड्यूसिंग कैरेक्टर को लेकर, और बेसिक स्ट्रेंथ का थर्मल स्टेबिलिटी का वही ऑर्डर ऊपर वाला, ठीक है। इस 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों है सर, बताइए, एक्सप्लेन तो कीजिए, आपने बोल दिया BiS3 द मोस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर था, को बताता हूं, टर्म से रिलेट कर लो। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, यही तो बात है। अब दूसरों को रिड्यूस करने का मतलब है, दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब है अपनी हाइड्रोजन दूसरे को प्रोवाइड करना, यही बात है ना भाई। रिडक्शन का मतलब दूसरे का रिडक्शन करना, दूसरे का रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। भाई अपना हाइड्रोजन सबसे जल्दी दूसरे को डोनेट कौन करेगा, तो जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो फिर बताइए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम ज्यादा है, तो इसका हाइड्रोजन रिलीज होना सबसे डिफिकल्ट है, इसका हाइड्रोजन हटना सबसे इजी है। सो BiS3 है द मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट इट्स टू ऐड इट्स हाइड्रोजन एटम टू अदर, अपना हाइड्रोजन दूसरे को ऐड करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें है, BiS3 में है। सो दैट्स व्हाई इट हैज मोस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। याद रखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, एंड दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, 3 ऑर्डर हो गए हमारे। फोर्थ ऑर्डर सुनिए, दैट इज ऑल अबाउट द बॉन्ड एंगल। क्या है, बॉन्ड एंगल और बॉइलिंग पॉइंट, ये रहते हैं। पहले बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या खास बात है मेरे भाई, बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको इन और आई से स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स तो केवल गैस की केस में काम करेंगे, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में काम करते हैं। तो मैं आई कैन से the intermolecular force of attraction is directly proportional to surface area and directly proportional to molecular size, and these 3 terms are directly proportional to boiling point। आप याद रखेंगे, तो अगर हम अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनाइड, स्टीबाइन, दुस्मथाइन की तरफ चलें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे लार्ज सरफेस एरिया किसका है, BiS3 का, इसका मोलिकुलर साइज ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए BiS3 देन SbS3 then ASS3 then PS3 और then ammonia। This should be the order of boiling point of hydrides of the nitrogen family। लेकिन नाइट्रोजन के केस में मेरे भाई there is a very interesting case, this is called intermolecular hydrogen bonding। इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट्स व्हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके फॉस्फीन और आर्सेनाइड से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी का डाटा दे रहा हूं, डाटा के बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, ध्यान रखना। अमोनिया के बेस पे अमोनिया में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से इसके सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है, एंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स बिकम ग्रेटर देन फॉस्फीन एंड आर्सेन। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा, यहां पर तो चला जाएगा लास्ट में फॉस्फीन, ठीक है, फॉस्फीन चला जाएगा लास्ट में, यहां पर आ जाएगा आर्सेनाइड और यहां पर आएगा मेरे भाई अमोनिया।
ठीक है। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट स्टीबाइन और बुस्मेथाइन से तो कम है, लेकिन फॉस्फाइन और आर्साइन से ज्यादा है, तो ये अमोनिया बीच में आएगा, ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अमोनिया बीच में आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट वन, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग कैरेक्टर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन अमोनिया के केस में ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन फैमिली के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉन्ड एंगल के बारे में और बता देता हूं आपको। देखो बॉन्ड एंगल के बारे में एक छोटा सा कांसेप्ट याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल and electronegativity of the surrounding element it is inversely proportional to the bond angle. If I take the example, अगर मैं अमोनिया, फॉस्फीन, आर्साइन, स्टीबाइन और बुस्मेथाइन की तरफ चलूं तो मेरे भाई डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। तो डेफिनेटली यहां पर बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। तो BiS3 के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे स्मॉल होगा और NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे लार्ज होगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एलिमेंट की चेक करें, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, एक आपके पास है PF3, एक है PCl3, एक है PBr3 और एक आपके पास है PI3, और आपको इसको बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो तो देखो यहाँ पे सराउंड सेंट्रल एलिमेंट अब की बार सेम है फास्फोरस, लेकिन सराउंडिंग एलिमेंट अलग अलग है। इसमें सराउंडिंग एलिमेंट फ्लोरीन है, इसमें सराउंडिंग एलिमेंट आयोडीन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एलिमेंट सबसे कम किसकी है? आयोडीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो दो कांसेप्ट याद रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ठीक है, दोनों के ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए। चलिए अब जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स, ठीक है, और इनके ऊपर क्या क्या ऑर्डर आएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, ऑक्सीजन फैमिली के सारे हाइड्राइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन। वो क्या कर सकते हैं? डोनेट H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकते हैं। चलिए और तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेरे भाई सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको बता दूं, चलो मैं चारों लिख देता हूं। एक आपके पास वाटर है, एक आपके पास H2S है, एक आपके पास H2SE है, एक H2TE है। ठीक है, ज्यादा। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर जो सबसे जल्दी H पॉजिटिव वो रिलीज करेगा जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, क्योंकि इसमें टेलुरियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट हैज लीस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, इसका मतलब इसके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, इट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो यहाँ पहला कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। क्या करती है? इंक्रीज करती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, थर्मल स्टेबिलिटी बता चुका, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है इन केस ऑफ द हाइड्राइड्स। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज। सोचना ही नहीं है। चलिए तीसरा, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मैं कहता है एक बार समझ लो, बाद में जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप तो मेरे भाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखो, डाउन द ग्रुप जाते हैं, नो डाउट सरफेस एरिया बढ़ता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। H2TE का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर इसका कम, इसका और कम, वाटर का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, वाटर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाता है, दैट्स व्हाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकम इवन ग्रेटर देन H2S
H2SC एंड H2T। तो मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, सबसे कम होता है H2S का, फिर उसके बाद ऑर्डर आता है H2SE का, फिर उसके बाद आता है H2TE का, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चला जाता है। मतलब यहां से इसका प्रमोशन हुआ और जंप करके सीधा आगे चला गया, ठीक है, ड्यू टू जस्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट सीधा सा है, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। तो नो डाउट डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वाटर की डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होती है और टेलुरियम हाइड्राइड की डाइपोल मोमेंट सबसे कम होती है। तो सबसे पहला बात डाइपोल मोमेंट, डी मोमेंट लिख देता हूं, डाइपोल मोमेंट डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और आपका बॉइलिंग पॉइंट, और एक आ गया आपका कौन सा, डाइपोल मोमेंट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या थे, यही 5 कॉन्सेप्ट थे। अब इसमें भी मिक्स कर देता हूं आपके हाइड्राइड्स ऑफ द हैलोजन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ द हैलोजन फैमिली। देखो मेरे को कुछ ज्यादा इसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मैं हैलोजन फैमिली का हाइड्राइड्स लिख दूंगा यहाँ पर। कौन कौन से हैं, एक HF है, एक HCl है, एक HBr है और एक HI है, ठीक है। अब बताइए सबसे पहला एसिडिक स्ट्रेंथ, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो HI है द मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन ड्यू टू द लीस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे कम है, मैक्सिमम टेंडेंसी, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पहला कॉन्सेप्ट हो गया ना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, वही बात। डाइपोल मोमेंट डाउन द मोमेंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। हो गया, चारों वही उठ रहे एज इट इज उठ रहे एकदम, ठीक है। तो हैलोजन फैमिली की हाइड्राइड्स हो गए। तो आपको देखो 20 मिनट के लेक्चर में मैंने आपको कम से कम 15 क्वेश्चन बना दिए। कितने क्वेश्चन बना दिए, 15 क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, लास्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा रह गया, बॉइलिंग पॉइंट, 5वां, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में देखिए ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, वही HI, देन HBr, देन HCl और देन HF, ठीक है। लेकिन वही बात है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जंप करके आगे निकल जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर HF का यहाँ पर आता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अब देखो 3 कंपाउंड लेते हैं जिसमें तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक अमोनिया ले लिया, एक वाटर ले लिया और एक HF ले लिया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। अब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपसे पूछ ले। अब देखो अब ये चेक करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में होती है इंटरमोलिकुलर, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ही आता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ दीज 3, सो दैट्स व्हाई HF विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तीनों में बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ही आएगा, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Higher is the electronegativity, higher is the strength of intermolecular hydrogen bonding and higher is the boiling point. This is a very interesting question, ठीक है। तो फिर तीनों ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मेरे भाई ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये भी लिक्विड होने के साथ साथ इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये विस्कस लिक्विड होता है। क्या होता है, विस्कस लिक्विड होता है HF। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा है, इट एग्जिस्ट एज विस्कस लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हाइड्रेट्स के बाद डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स। अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, आपके पास ये 4 हाइड्राइड थे, HF, HCl, HBr और HI। अगर आपसे कहते हैं इन चारों के अंदर वोलेटाइल नेचर सबसे ज्यादा किसका है, मतलब इनको वोलेटाइल नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, वोलेटाइल नेचर, समझिए। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हूँ, ध्यान से समझना। आपने सॉल्यूशन यूनिट के अंदर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जहां पर हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता होगा वेपर प्रेशर में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से वेपर प्रेशर में जितनी कमी आती है, बॉइलिंग पॉइंट में उतना एलिवेशन आता है। इसका मतलब है वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के कहीं ना कहीं क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट को रिलेट करना सीखो।
जिस बच्चे को बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता है ना, उसको रिवर्स कर दो, वो ऑर्डर वोलेटाइल नेचर का हो जाता है। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है ना, उसका वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे कम है। जैसे आप मुझे बताइए, वाटर में और इथेनॉल में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है, लेकिन फिर भी वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा है? इथेनॉल का ज्यादा है मेरे भाई। क्यों? इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इस बात को रिलेट कर पाए। इसका मतलब है वोलेटाइल नेचर उसका ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वोलेटाइल नेचर कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अब याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हमने लिखा था, अब वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा? अब वोलेटाइल नेचर सबसे कम तो किसका आएगा? फ्लोरीन का, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका था? HCl का। और HF के बाद HI, और HI के बाद HBr। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ वोलेटाइल नेचर। याद रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स ऑर्डर लिखना होता है। मतलब HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था तो वोलेटाइल नेचर सबसे कम आएगा, HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था तो वोलेटाइल नेचर सबसे ज्यादा आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब आपसे ये पूछ सकता था, आउट ऑफ ऑल हाइड्राइड्स ऑफ द हैलोजन फैमिली व्हिच इज द मोस्ट इजी टू इवेपोरेट। इवेपोरेट होना सबसे इजी सबसे के लिए किसके लिए? HCl का घर भाई, क्योंकि इसमें वोलेटाइल नेचर सबसे ज्यादा है इसका। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चले, याद रखा तो मेरे भाई, ऐसे ऐसे फंडामेंटल है जिनको हम समझ नहीं पाते कई बार। और आप देखो ऑक्साइड्स के ऊपर आते हैं। ऑक्साइड्स के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली से शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो आपको पता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 होती है। +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो +3 के बेस पर अगर मैं कंपाउंड बनाऊं तो ध्यान रखना ये थी आपको कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेरे भाई याद रखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो इंक्रीज करती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिक्रीज करती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना काम करता है, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ इट्स सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि बिस्मथ के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, एंड दैट्स व्हाई इट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि BiCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, करता है, BiCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि BiCl3 में बिस्मथ ऑक्सीडेशन +3 है, इट इज अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन, एंड बिस्मथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द लेस स्टेबल, सो BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो ऑक्साइड्स आपको बना के दिखाता हूं। अगर आप ऑक्साइड्स बनाओ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से बनाओ, N2O3 क्या बनेगा? P2O3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इन पांचों में से विच इज द मोस्ट स्टेबल? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगाओ ना। डाउन द ग्रुप जाते हैं +3 कंपाउंड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो नो डाउट दिस विल बी मोर स्टेबल कंपाउंड एंड दिस विल बी लीस्ट स्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस +5 में ज्यादा स्टेबल है, +3 में कम स्टेबल है मेरे भाई। ठीक है, तो अब याद रखेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहां पर अभी क्या कर रही है? फिलहाल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ सकता है, स्टेबिलिटी क्या करेगी? यहां पर डिक्रीज करेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, किसका होता है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि Bi2O3 एम्फोटेरिक होता है नेचर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। Bi2O3 क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है। अगर मैं क्वेश्चन बना दूं, एक कह दूं N2O5 है, एक कह दूं P2O5 है, AS2O5 है, Sp2O5 है, और एक है Bi2O5। अब देखो बिस्मथ की तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती नहीं है, इसकी तो कौन सी स्टेबल स्टेट होती है? +3। तो डाउन द ग्रुप +5 की स्टेबिलिटी घटती है, तो इसमें N2O5 इज द मोस्ट स्टेबल एंड Bi2O5 इज द लीस्ट स्टेबल। तो अब क्या करेगी? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरे भाई अब क्या करेगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, पिछले वाले में चेक कर लेना, उसमें स्टेबिलिटी क्या करेगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। इसमें डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या करेगी?
डिक्रीज करेगी, ठीक है। +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और +3 की इंक्रीज करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स इन केस ऑफ ऑक्साइड्स। आगे कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, चलिए याद रखेंगे ये कॉन्सेप्ट। ओके, अब आगे आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। अब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बनते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर, उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या आ सकता है, सुनो। हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि ये ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी +5 है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, हम कहीं ना कहीं इसको रिलेट करते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इसमें N2O5 इज द मोस्ट एसिडिक एंड Bi2O5 इज द लीस्ट एसिडिक, ये भी याद रखेंगे। चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनो। नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O, एक हो गया NO, एक हो गया N2O3, एक हो गया आपके पास NO2 और एक हो गया N2O5। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर नाइट्रोजन +2 स्टेट में है, यहां पर +3 में है, यहां पर +4 में है, यहां पर +5 में है। वेरी इंटरेस्टिंग, इसको आप N2O4 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका डाइमर यही होता है। अब क्वेश्चन ये समझ में आता है कि सर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप बढ़ती है या इसका ऑक्साइड से बढ़ रही है, तो हायर इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे भाई, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, बट दिस कांसेप्ट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो हायर इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो नो डाउट इन पांचों के अंदर डाउन द ग्रुप या नीचे जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज करेगी। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। इन पांचों के अंदर N2O5 इज द मोस्ट एसिडिक and N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज द लीस्ट एसिडिक, ठीक है, लाफिंग गैस जिसको कहते हैं। ये भी हो गया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, याद रखेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्साइड्स बताइए कौन कौन सी आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो दो क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। सल्फर के ऑक्साइड्स आपको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर के दो इंपोर्टेंट ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनके ऊपर क्वेश्चन बता देता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे आते हैं। पहली क्वेश्चन, सल्फर के ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी sp2 है, यहाँ पर सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर सल्फर की जो शेप होती है वो बेंट या वी शेप होती है, बेंट या वी शेप, और इसमें जो शेप होती है वो होती है प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर। दूसरी बात, इसकी डायपोल मोमेंट 0 होती है, इसकी डायपोल मोमेंट मेरे भाई 0 नहीं होती। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, because due to regular trigonal planar geometry it has dipole moment 0, इसकी dipole moment 0 नहीं होती। तो SO2 इसकी ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी sp2 बेंट और वी शेप बना के दिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसे होता है, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, और ये इस प्रकार से एक लोन पर आता है इसके अंदर, ठीक है, आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर SO3 के अंदर S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो और S डबल बॉन्ड हो। इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल, रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो दैट्स व्हाई इट हैज, क्या होगा इसके अंदर। और SO2 के अंदर ध्यान रखेंगे दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। SO2 के अंदर ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गए सल्फर के ऑक्साइड्स पे हो गए आपके। अब हैलोजन की ओर ले लेते हैं, तो फिर हमारा हाइड्राइड हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। फिर आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ऑक्सो एसिड्स पे। वन बाय वन कवर करेंगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लोरीन के देखो, क्लोरीन आपको पता है हैलोजन मोस्ट प्रोबेबली +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। -1 में भी करते हैं, जैसे HCl है, HBr है, HI है, नो डाउट। तो क्लोरीन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनेगा Cl2O, +3 का बनेगा Cl2O3, +5 का बनेगा Cl2O5 और +7 का बनेगा Cl2O7। सो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 और +7। अभी क्या बताया था, हायर इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो नो डाउट इसमें नीचे जा जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं है आपको। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और सीधे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड्स आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे कंपाउंड कौन कौन से हो गए, देखो कितने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए मैंने।
जब आप देखिए पर लेक्चर कितने टाइम का हो गया है लेक्चर, ओहो बस 35 मिनट का लेक्चर हुआ है और लेक्चर लेंथी रहेगा क्योंकि हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, जस्ट लाइक द मैराथन क्लास। एक भी पॉइंट मिस मत करना है इसमें। देखो हाइड्राइड पढ़ लिए, हाइड्राइड में 5 ऑर्डर थे, एक वोलेटाइल नेचर बता दिया, मतलब 16 क्वेश्चन तो वहां डिस्कस किए हमने। ऑक्साइड्स के अंदर हमने 4-5 क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिए हैं, मतलब 35 मिनट के लेक्चर में हमने अब तक 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आगे आगे देखिए, जब मैं ऑक्साइड हाइड्राइड के बाद ओक्सो एसिड्स पे आऊंगा तब बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के लिए। चलिए ओक्सो एसिड स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑक्सो एसिड। देखो ऑक्सो एसिड के ऊपर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आते हैं। सल्फर के ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के और क्लोरीन के, ठीक है, एक नाइट्रोजन का भी होता है नो डाउट। चलो पहले डिस्कस करते हैं। आपको बोल रहा हूं दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो मैंने आपको ब्यूटीफुल लेक्चर बना रखा है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड अदर ऑल द स्ट्रक्चर। तो पहले आप वो लेक्चर जाकर देख लीजिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अब मेरी बात सुनिए, जिसको एक क्वेश्चन आता है ना, एक बार बिल्कुल ऑनेस्टली वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आपकी डेफिनेटली इस क्वेश्चन के थ्रू इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और नॉलेज बिल्डअप होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम करके लेकर आया हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, ए के अंदर आप ए ही ऐड करते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं तो बी बनता है। और दिस इज ऑल द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ऑफ द ऑक्सो एसिड, ठीक है। ए का हिंट मैंने छोटा दे दिया है कि ए इज द ऑयल ऑफ विट्रोल। अब जिस बच्चे को नहीं पता ना कि ए ऑयल ऑफ विट्रोल क्या होता है, अब वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ए के अंदर बी से ऑक्सीजन निकाल लिया, सी में ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो डी बनता है। डी को हीट हाइड्रोलाइज करते हैं तो E प्लस ए बनता है। ये E और A वही है, देखो ये E है, ये E है, ये E और A दोनों बनते हैं डी को हाइड्रोलाइज करने से। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। और E को हाइड्रोलाइज करते हैं तो A प्लस F बनते हैं, A भी बनता है प्लस F एक और कंपाउंड है वो बनता है। फिर एक को अंदर वाटर रिमूव कर देते हैं तो G बनता है। अब देखो क्वेश्चन मैंने क्या क्या पूछे हैं कि इसमें से कौन सा कंपाउंड जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड आएगा, कौन सा कंपाउंड जिसमें SOS लिंकेज आएगी, कौन सा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आएगी, और कौन सा कंपाउंड है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नीचे का दिख नहीं रहा हो तो बता दूं sp2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर है। अब बताइए कैसे करोगे। सबसे पहले ऑयल ऑफ विट्रोल क्या होता है मेरे भाई? ऑयल ऑफ विट्रोल होता है H2SO4। तो ए तो मिल गया, आपको लिख दूं मैं, ए तो मिल गया क्या है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, याद रखना ये। तो ए क्या है H2SO4। अब देखो H2SO4 में एक मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया तो क्या कर हो जाएगा डाइमराइज। H2SO4 में H2SO4 और ऐड करो तो मैं इसको ऐसे कर दूं, H2 से H4 हो जाएगा, H2 से H2 हो जाएगा, O4 से O8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो गया। A ऐड कर दिया, A ऐड करने के बाद लिखिए मैंने स्ट्रक्चर ही, A तो H2SO4 ही है, A क्या है H2SO4, A में A ऐड कर दिया तो H4 H2O8 हो गया, ध्यान से समझो। अब वाटर निकाल लो, वाटर मान लो H2O, H4 में से H2 निकालो, क्या बचेगा H2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और O8 में से एक ऑप्शन निकाल लो तो क्या बचेगा O7। मेरे भाई कितने बच्चों को याद की ये बात, बहुत इंटरेस्टिंग है कि H2SO4 के अंदर डिहाइड्रेशन करते हैं तो पहले होता है कंडेंसेशन और फिर होता है डिहाइड्रेशन, इसलिए बनता है ओलियम। ये कंपाउंड कौन सा बना है मेरे भाई? इसको ओलियम कहते हैं, H2SO7। इज वेरी इंटरेस्टिंग। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड लिख लो इसके नाम ओलियम के। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हीट करने पे होती रिएक्शन, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम, ठीक है। अब ओलियम में से एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो मेरे भाई ये क्या हो गया H2S2O8। कितने बच्चों को पता है इस कंपाउंड का नाम है मार्शल्स एसिड? क्या बोलते हैं इसको? मार्शल्स एसिड या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आती है मेरे भाई, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। और H2S2O6 में से O7 में से एक ऑप्शन निकाल लो तो C क्या आएगा H2S2O6।
दिस इज डाइथियोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? डाइथियोनिक एसिड कहते हैं मेरे भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो ए हो गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया और डी पता चल गया। अब ई देखते हैं। अब H2SO4 था, ए क्या था? फिर से इसको वही क्वेश्चन पे ले आता हूं मैं। ए क्या था? H2SO4। H2SO4 में एक ऑक्सीजन ऐड करो तो ये क्या बनेगा? H2SO5। अब कितने बच्चों को पता है इस कंपाउंड को बोलते हैं कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आती है और पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मार्शल एसिड में भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आती है। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ना थर्ड कि विच कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। वेरी इंटरेस्टिंग। इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ई और डी, ठीक है। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ई और डी, सॉरी ई और डी होगा। ध्यान रखना सल्फर सल्फर लिंकेज मेरे भाई, सल्फर सल्फर बॉन्ड H2H2O6 में होता है। याद रखेंगे सल्फर सल्फर लिंकेज H2H2O6 में होता है। और एक में और होता है, वो भी लिख लो, H2H2O5, उसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरस एसिड। लिख लो H2H2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड, उसमें भी सल्फर सल्फर लिंकेज होती है। और एक कंपाउंड है डाइथियोनिक एसिड H2H2O6। स्ट्रक्चर पे जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है ब्लॉक केमिस्ट्री बाय एनडीए सर, और मैंने सारी प्लेलिस्ट को अलग अलग कर दिया है। मतलब किसी बच्चे को पूरा क्रॉस क्रैश में इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने चैप्टर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। हालांकि वो क्रैश कोर्स से लेक्चर उठा के बनाई है, लेकिन आप देख लेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन की अलग है, आइसोमेरिज्म का लेक्चर अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया लेक्चर, हाइड्रोकार्बन अलग कर दिया, जीओसी अलग कर दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ अलग कर दिया, बेसिक स्ट्रेंथ अलग कर दिया। मतलब अब मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। अब क्या डिवीजन ऑफ लेबर कर दो, काम में बंटवारा कर दो कि आज आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है, आज आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है, आज आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है। ऐसे करके आप सारे लेक्चर मेरे कवर कर लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग काम बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया सल्फर सल्फर लिंकेज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है सी H2H2O6। किसमें? SOS लिंकेज होती है, बहुत इंटरेस्टिंग। SOS लिंकेज मेरे भाई ओलियम में होती है, लिख लो ओलियम में होती है SOS लिंकेज। स्ट्रक्चर बना के देखोगे पता चल जाएगा SOS लिंकेज। तो पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज ई और डी में होती है, बता दिया। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड, मार्शल एसिड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होती है मेरे भाई? याद रखना अब तक जितने भी ऑक्सीजन एसिड बनाए हैं मैंने सल्फर के, ए हो चाहे बी हो चाहे वो सी हो चाहे वो डी हो चाहे वो ई हो, सारे के सारे सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है। भूलना मत, सभी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। क्या उनकी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑल द जो एसिड्स ऑफ द सल्फर कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, याद रखेंगे। तो अब क्वेश्चन पूछा है भाई sp2 का। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकाल लेंगे ना तो ये कंपाउंड बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। कितनों को पता है? पता है ना कि सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड एसिटेट +6 और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H2SO4 आता है, और H2SO4 का डिहाइड्रेशन करेंगे तो SO3 आता है। और अभी बताया था SO3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी कंपाउंड होगा। हो गया, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेज मिलेगी इन दोनों क्वेश्चन से। बताओ डी कंपाउंड बताओ कौन सा था? डी कंपाउंड ये रहा, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो E+A बनते हैं। मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है अब, ठीक है। देखो लिख दो यहाँ पर, मिटा देते हैं। चलो ये तो हो गया, कॉपी पहले कर बैठना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, ठीक है। क्या था देखो यहाँ पर डी था ना, डी क्या था? H2H2O8 मार्शल एसिड। मैंने कहा था इसमें वाटर डालते हैं तो E+A बन रहा था। E तो यानी कि कैरोज एसिड और A क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बना? देखो दो हाइड्रोजन थे, दो यहां पर आ गए तो एक तो कंपाउंड बना H2SO5 और एक बनेगा H2SO4। अब देख लो, खुद ही चेक कर लो, ये हिंट है। ऑप्शन 8 ये रहे, एक ये रहा, 9 ऑक्सीजन। तो 9 में से 5 इसमें चले गए, 4 उसमें चले गए। सल्फर 2 थे, एक इसमें चला गया, एक उसमें चला गया। हाइड्रोजन 2 और 2 यहां पर ऐड कर दिए, 4, तो 2 इसमें चले गए, 2 उसमें। तो आपको याद रखना है कि मार्शल एसिड की हाइड्रोलिसिस करने पर एक बनता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज कैरोज एसिड, और एक बनता है ऑयल ऑफ विट्रोल। तो ध्यान रखेंगे कैरोज एसिड
और ऑयल ऑफ विट्रोल किसके हाइड्रोलिसिस से बनता है मेरे भाई? मार्शल्स एसिड के हाइड्रोलिसिस से। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम के लिए, नहीं मिलेगा आपको किसी भी चैनल पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, और ये क्वेश्चन तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस से कवर हो सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो ई बना था, ई, ठीक है। और ई बनने के बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बनेंगे? हाइड्रोलिसिस। तो मैंने कहा था A प्लस F बनेगा। अब देखो E क्या है हमारा? कैरोज एसिड, ठीक है। अब ध्यान रखना, जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, हाइड्रोलिसिस करने से ब्रेक हो जाती है। एक तरफ H लगा दो, एक तरफ OH लगा दो, ऐसे हुई है, ठीक है। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैरोज एसिड वाला। कैरोज एसिड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैसे करोगे, एक बार तो लिख लो। H2SO5 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें बनेगा एक H2SO4, ठीक है। कैरोज एसिड का ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, एक ऑक्सीजन हट करके वाटर के साथ चला गया तो ये कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसने एक ऑक्सीजन वाटर को आगे निकल जाएगा और H2SO4 बनेगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हुआ है। देखो आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, एक OH और एक होता है OOH लिंकेज। मैंने हाइड्रोलिसिस किया और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहां पर तो H लगा दिया, यहां OH लगा दिया, ठीक है। तो OH और OH क्या हो गया? H2O2, और ये H लगने के बाद क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे याद रखेंगे। और यही काम मैंने मार्शल एसिड में किया है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को ब्रेक कर दो, एक तरफ OH लगा दो, एक तरफ H लगा दो, एक बनेगा कैरोज एसिड, एक बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आ गया? देखो कितनी नॉलेज आपको बैठी होगी इसमें, डेफिनेटली। चलो, और H2SO4 के अंदर वास्तव में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है। इस क्वेश्चन को मैं एक बात से और प्रूव कर सकता हूं। देखो कि अगर H2SO5 की रिएक्शन NO से करोगे तो ये NO को हाइड्रोलाइज कर देता है, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये NO2 में कन्वर्ट कर देता है। और पता कैसे चलेगा? ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। NO कलरलेस होती है, ये ब्राउन कलर होता है, क्योंकि अपना ऑक्सीजन NO को दे दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया NO को, तो NO2 हो गया और H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द एक्चुअल वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सल्फर के ऑक्सीजन एसिड, क्लोरीन के और फास्फोरस के डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास सल्फर के बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर बनता जा रहा है और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो 3 फास्फोरस ऑक्सो एसिड के, एक H3PO2, एक H3PO3 और एक H3PO4। दिस इज हाइपोफास्फोरस एसिड। लिख देता हूं एक बार जल्दी। दिस इज हाइपोफास्फोरस एसिड, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फेनिक एसिड। ये कौन सा है? फास्फोरस एसिड, फास्फोरस। इसको फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं, फॉस्फोनिक एसिड। एंड दिस इज phosphoric acid, also called orthophosphoric acid. Oxidation state is +5, +3 and +1, ठीक है। तो नो डाउट हमारे कॉन्सेप्ट होता है कि हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो H3PO4 शुड बी द मोस्ट एसिडिक, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ये होती है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस, ठीक है। और इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। क्योंकि यहां पर एक H पॉजिटिव निकालने के बाद, इसका H पॉजिटिव निकालने के बाद, इसका H पॉजिटिव निकालने के बाद कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। और देयर इज ए कांसेप्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। H3PO4 H3PO3 के अंदर क्रॉस कंजुगेशन का कांसेप्ट लग जाता है, जिसकी वजह से इनके एनायन की, इसके कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है। एंड लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, lesser is the acidic strength. H3PO2 के केस में there is no concept of cross conjugation. That's why the anion, the conjugate base which is present after donating the H positive ion is the most stable conjugate base. So that's why this is the most acidic. और इसका जो एक्सप्लेन मैंने आपको एक लेक्चर स्पेशल बना रखा है, उसमें देख सकते हैं। टॉप 25 ट्रेंड्स वाले में मिलेगा, टॉप 25 ट्रेंड्स ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है।
अब एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ साथ एक क्वेश्चन और आ जाए स्टेबिलिटी का, किसका? स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट ये रहेगा, इसमें सबसे मोस्ट स्टेबल क्या है? H3PO2 है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेबिलिटी हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, और एक बेसिसिटी, इसके ऊपर बेसिसिटी। बेसिसिटी के अंदर ध्यान रखेंगे ये होता है मोनोबेसिक, बिकॉज इट कैन डोनेट 1 H पॉजिटिव आयन डोनेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ 1 आयनाइजेबल प्रोटॉन। ये क्या होता है? डाइप्रोटिक यानी कि डाइबेसिक, और ये क्या होता है? ट्राइप्रोटिक यानी कि ट्राइबेसिक। ध्यान रखेंगे बेसिसिटी थर्ड होती है, इसकी बेसिसिटी 3 होती है, इसकी बेसिसिटी 2 होती है, इसकी बेसिसिटी 1 होती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपसे ये पूछ सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो दिस इज इंटरेस्टिंग अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस। अब बताइए, अब पता है क्लोरीन का ऑक्सो एसिड, बस फिर हमारे 3 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, हाइड्राइड, ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड, और फिर बचेंगे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जिनको हम जल्दी जल्दी लेंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर लेंथी होता है जस्ट लाइक मैराथन, लेकिन आपको देखना अच्छे से है और सबके साथ शेयर करना है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं इसमें सारे कंटेंट में। और क्लोरीन को एसिड देखिए, क्लोरीन में आते हैं HCl, HOCl भी लिख सकते हैं, HClO2, HClO3 और HClO4। ठीक है, पहला है हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की +7, यहाँ पर +5, यहाँ पर +3 और यहाँ पर +1। तो हाइयर इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट ये भी लगता है, एक तो पहली बात क्लोरीन के सारे जो एसिड्स हैं वो मोनोबेसिक है, लिख लीजिए। मोनोबेसिक का मतलब मोनोप्रोटिक है। ठीक है, क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन सभी कंपाउंड्स में sp3 है, सोचना नहीं है। All of the compounds contain sp3 hybridization in the all the ऑक्सो एसिड्स ऑफ द क्लोरीन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे के सारे मोनोबेसिक है। और दूसरी बात, इसमें HClO4 नेगेटिव में ClO4 नेगेटिव कंजुगेट बेस, इट इज द मैक्सिमम स्टेबिलाइट, तो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट एसिडिक। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी रहेगा, ये ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, और यही ऑर्डर किसका है? हमारा स्टेबिलिटी का भी। ध्यान रखना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जाए, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का ऑर्डर उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ये भी याद रखना, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, एंड दिस इज योर होमवर्क। आप मुझे बताएंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये है तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का ऑर्डर ये क्यों आया। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क के लिए। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आई विल वेट फॉर योर आंसर। ठीक है, डेफिनेटली। तो ये हो गया हमारे क्लोरीन के ऑक्सो एसिड से, ये क्वेश्चन आपके साथ आ सकते हैं डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैलोजेंस के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा 4 कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है F2, एक होता है Cl2, एक Br2 और एक I2। ये 4 मॉलिक्यूल्स है, इनके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इनके बारे में, रिएक्टिविटी। सबसे पहले रिएक्टिविटी। दूसरा क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तीसरा क्वेश्चन बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। अगला बॉइलिंग पॉइंट, कितने हो गए? 4। रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ भी डिस्कस कर लेंगे। देखो F2Cl2, these two are gases, Br2 is the liquid but iodine is the solid। दिस इज अबाउट द फिजिकल स्टेट। अब क्वेश्चन को बताया सर ये फिजिकल स्टेट क्यों है? सुनो, डाउन द ग्रुप जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, I2 का मॉलिक्यूलर साइज सबसे ज्यादा है, और हाइयर इज द सरफेस एरिया, हाइयर द मॉलिक्यूलर साइज, हाइयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो गैस में काम करेगी ना, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द क्रिस्टल लैटिस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और वहां पर
गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट और लिक्विड से हम सॉलिड स्टेट पर जाते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। तो फ्लोरीन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये गैसियस स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ब्रोमीन के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट है, तो दैट्स व्हाई इट एक्सिस्ट एज ए लिक्विड। और सबसे स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में है, आयोडीन में है, तो दैट्स व्हाई इट एक्सिस्ट एज ए सॉलिड। तो आपको एक आंसर तो मिल गया होगा। देखो गैस लिक्विड सॉलिड में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? आयोडीन का। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो पहला आंसर तो मिल गया मेरे को। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन का है, फिर उसके बाद ब्रोमीन का है, फिर क्लोरीन का है और फिर क्लोरीन की। पहला क्वेश्चन किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया, ये क्वेश्चन कवर हो गया। अगला देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, एक बॉन्ड है फ्लोरीन फ्लोरीन, एक बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन, एक बॉन्ड है ब्रोमीन ब्रोमीन और एक बॉन्ड है आयोडीन आयोडीन। नो डाउट सभी के पास 1 2 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर है और हर एक हाइड्रोजन के पास 3 लोन पेयर है। नो डाउट, लेकिन फ्लोरीन के अंदर ये बॉन्ड लेंथ इतनी स्मॉल होती है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द F2 मॉलिक्यूल दिस लोन पेयर एंड लोन पेयर दे अंडरगो लोन पेयर रिपल्सन। ये क्या करते हैं? लोन पेयर रिपल्सन करते हैं। तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम के लिए ध्यान रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि F2 के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है ना, इसके अंदर इंटर लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ F2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ Cl2 और Br2 से भी कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे भाई ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, देखो इसमें F2 Cl2 Br2 और I2। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो फ्लोरीन के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ नो डाउट सबसे कम किसकी होती है? I2। ठीक है, उसके बाद F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जाम के लिए, आप इसको याद रखेंगे। आयोडीन के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, आयोडीन के केस में। फिर उसके बाद दूसरा नंबर किसका आना चाहिए था? नो डाउट ये थोड़ी सी गलती होगी। उसके बाद ब्रोमीन का नंबर आना चाहिए था, फिर क्लोरीन का नंबर आना चाहिए था। देखो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए था। ठीक है, आई थिंक ये F2 should be then Cl2 then Br2 then I2। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इसकी जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। ठीक है, तो नो डाउट यहां पर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर आ जाएगी, तो ये तो चला जाएगा मॉलिक्यूल F2 चला जाएगा यहां पर। ठीक है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और फिर यहां पर आएगा हमारा ब्रोमीन और यहां पर आएगा क्लोरीन। तो दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, जो आप इसको याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है मेरे भाई। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसका है ये? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन फ्लोरीन देन आयोडीन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? नो डाउट। तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे, कौन कौन से? ये क्वेश्चन किसका था? नीचे वाला है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, नो डाउट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मॉलिक्यूलर साइज। बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए सबसे, लेकिन ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। और फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लोरीन ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आगे निकल जाएंगे। ये भी हो गया। अगला ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी आल्सो। रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही आएगा जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा है उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है प्लस 2.87, सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल एलिमेंट। तो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर आता है F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2। चारों ऑर्डर अलग अलग हैं, तो जो ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है वही रिएक्टिविटी का है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही है।
I2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं ना कहीं चेक करते हैं अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? सबसे ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। चलिए, तो F2 Br2 Cl2 इसके अंदर दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये दोनों ऑर्डर तो इसके हो गए, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो गया। फिजिकल स्टेट मैंने आपको बताई थी। तो देखो 5 क्वेश्चन ये हो गए। देखते जाओ कितने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं इस क्लास के अंदर, और बाहर से जाए तो मुझे बता देना क्वेश्चन। चलिए, ये हो गए इसके बारे में बातें। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, अब छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? एटॉमिक साइज। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अब हो जाएंगे हमारे पास। देखो, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ के आते हैं। चैप्टर में फिर से रिवाइज तो करवाऊंगा ही वन शॉट में पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इनको यहाँ पढ़ लो चाहे उस चैप्टर पढ़ लो, दोनों बराबर है। देखो, पहले एटॉमिक साइज की बात करते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं पी ब्लॉक के अंदर, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो नो डाउट, अगर मैं एक बार एलिमेंट लिख देता हूं, चलिए, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ग्रुप 15, 16, 17 एंड दिस इज 18 नोबल गैसेस। हो गया पहला क्वेश्चन, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का ट्रेंड आपको बता रखे काफी बार। डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। और पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज घटता है ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या न्यूक्लियर चार्ज बोल दीजिए सिंपल, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हैलोजन का स्मॉलेस्ट साइज होता है। कारण अब देखो 17वें ग्रुप से 18वें ग्रुप पे जाते हैं ना, तो एक बार एटॉमिक साइज में एकदम से इंक्रीज आता है। कारण क्योंकि दीज आर द नोबल गैसेज एंड इन केस ऑफ नोबल गैसेज देयर इज ए परचेंस ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्डिंग से क्या होती है? वीक होती है। तो दैट्स व्हाई वंडर वाल रेडियाई आर द लार्जर रेडियाई एज कंपेयर्ड टू कोवलेंट और आयनिक रेडियाई। तो दैट्स व्हाई as we go from left to right, the atomic size continuously decreases up to group number 17, up to halogens, but there is a sudden increase in the atomic size as we go from group 17 to group 18 due to presence of van der Waals force of attraction। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि halogens का पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट साइज। और जिनका साइज स्मॉल हो मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और हैलोजन में सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ऑल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर हैलोजन। इसको सुपर हैलोजन कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? नोबल गैस, हैलोजन फैमिली की। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। ये क्वेश्चन छोटे मोटे हैं, लेकिन सुनना लेक्चर को पूरी तरीके से अच्छे से। डायरेक्ट मैं बातें कुछ ओरली बोलता हूं, उनको सुना करो और नोट डाउन कर लिया करो। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्वायर a shared pair of electron, an extra pair of electron, and no tendency to acquire an extra electron। So that's why noble gases have 0 electronegativity। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, ड्यू टू स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। ये भी हो गया। एटॉमिक साइज की बात हम कर ही चुके हैं। चलिए, अब देखो कितनी जल्दी जल्दी होती जा रही प्रॉपर्टी। ये भी हो गई, ये भी हो गई। बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है मेरे भाई, वो कई बार बच्चे गलती करते हैं, बता देता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर देखो, एक बात और सुन लो, आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ाने से पहले ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, 2 प्रकार की होती है। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाए
तब तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का साइन आता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद स्टेबिलिटी घट जाए तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का साइन आता है पॉजिटिव। अब देखो ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं तो इनकी जर्नल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP3। कितने लोगों को पता है बात, ये पता होनी चाहिए। NH2NP3 NP3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हाफ फील्ड फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करती है। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। कारण देखो यहां पर आप पहले से हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनको इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने टेंडेंसी इनकी कम है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और सेम इसमें देख लो, नोबल गैसेस दे हैव ऑलरेडी NH2NP6 फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, तो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्वायर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, so that's why they have also very negative electron gain enthalpy। बहुत नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है किसकी, नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत नेगेटिव होती है, मतलब Z टेंडेंसी बहुत कम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, हाईली पॉजिटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी होती है इसकी। अब हैलोजन पे जाओ, हैलोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए NH2NP5 केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो हैलोजन हैव हाईएस्ट टेंडेंसी टू एक्वायर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जस्ट टू रीच द स्टेबल noble gas configuration, so that's why they have maximum tendency to accept an extra electron, so that's why halogens have highest negative electron gain enthalpy। क्यों, क्योंकि halogens की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब वेरी हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन केस ऑफ हैलोजेंस, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होगी। ये बातें नोट करते जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके सामने, फ्रेम कर रहा हूं क्वेश्चंस को, आज से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो फिर से रिमाइंड कर देता हूं, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव आता है, नोबल गैस में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव आता है। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाईली नेगेटिव होती है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाईली पॉजिटिव होती है। आगे क्वेश्चन याद, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स के बारे में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सुनो। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि एटॉमिक साइज है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की, साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज करनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आएगा, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, देन क्लोरीन, then bromine, then iodine। This should be the order of electron gain enthalpy। ठीक है, अगला ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, then सल्फर, then सेलेनियम and then टेलुरिन। और नेक्स्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन, then फास्फोरस, then आर्सेनिक, then एंटीमनी and then बिस्मथ। This should be the expected order of electron gain enthalpy। But स्टार्टिंग के जो दो मेंबर हैं इनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, दिस इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है। इन तीनों एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आती है, और इस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है और एनर्जी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस की ज्यादा होती है। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इन दोनों पे आते हैं, सब ग्रुप नंबर 16 और 17। तो ऑक्सीजन सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, और नाइट्रोजन फास्फोरस में कहीं ना कहीं फास्फोरस की और नाइट्रोजन की आ जाएगी इस पर, और क्लोरीन फ्लोरीन के अंदर पहले फ्लोरीन और फिर क्लोरीन।
और दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये तो आप इतना इंपॉर्टेंट मत समझिए इसको, ठीक है। ये ज्यादा क्वेश्चन, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। बस इतना सा फर्क है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन की कम होती है, सल्फर की ज्यादा होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये भी होगा, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज की। ये ट्रेंड आपको याद रखना है ग्रुप के अंदर, ठीक है, पहली बात। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर चार्ज, एनसी का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये ट्रेंड काम आता है पीरियड में, क्योंकि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर एंड ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब अगर बात करें डाउन द ग्रुप, नो डाउट इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, हर ग्रुप में इनकी डिक्रीज करेगी, नो डाउट, किसी भी कर लो। लेकिन बात आती है अब पीरियड के अंदर। अब पीरियड में आपको मैं कुछ एलिमेंट दे देता हूं, उनकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं बस, और फिर हमारा कॉन्सेप्ट। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, नो डाउट। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए? This should be the expected order of the ionization energy। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में सुनो, नाइट्रोजन होता है NH2NP3 या 2S2 2P3, और ऑक्सीजन होता है 2S2 2P4। तो मतलब ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 में ध्यान रखना, जनरल कॉन्फिगरेशन होती है NH2NP3, इसमें जनरल कॉन्फिगरेशन होती है NH2NP4। पहले से ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर 15 की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी कम आनी चाहिए, लेकिन होती ज्यादा है मेरे भाई। ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 15 की ग्रुप नंबर 16 से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की। आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम और बोरॉन में देखो, बेरिलियम में कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, और बोरॉन में होती है 1s2 2s2 2p1। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालोगे पहला, वो s सब सेल से निकलेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन p सब सेल से निकलेगा, और इसमें कॉन्सेप्ट लगता है पेनिट्रेशन पावर का, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s सब सेल एज कंपेयर टू p सब सेल। सो एक्सपेक्ट कर रहे थे बेरिलियम बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी है? बेरिलियम की। अब बेरिलियम आता है ग्रुप नंबर 2 में, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और बोरॉन आता है ग्रुप नंबर 13 में, दिस इज बोरॉन फैमिली। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ग्रुप नंबर 2 का कंपैरिजन ग्रुप नंबर 13 के किसी मेंबर से हो, और वो एक ही पीरियड के एलिमेंट हो, एक ही पीरियड के, तो ध्यान रखेंगे ग्रुप 13 के ज्यादा, ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। दो कॉन्सेप्ट के बेस पर, बिहाफ पर आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं मेरे भाई। देखो बेरिलियम बोरॉन में कौन आगे निकल गया? बेरिलियम आगे निकल गया, चलो कार्बन वही रहेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन आगे निकल गया? नाइट्रोजन आगे निकल गया इन दोनों में, और फ्लोरीन वही रहेगा, और सबसे ज्यादा किसकी होती है नोबल गैस में? नियॉन, क्योंकि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड है, हाफ फिल्ड से ज्यादा फुल्ली फिल्ड, स्टेबल है। चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। किसकी? मेटालिक कैरेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग। 4 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर। फिजिकल स्टेट हम पढ़ चुके हैं, फिर 2-3 टॉपिक बचेंगे, एक कैटिनेशन का और एक बच जाएगा हमारे पास एलोट्रोपी का। फिर ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी हमारी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग लेक्चर हमारा बन गया है, ये सभी के साथ शेयर करना मेरे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मेटालिक कैरेक्टर अच्छी ट्रिक बताऊंगा। पी ब्लॉक केमिस्ट्री में ग्रुप नंबर 13 से 18 तक चलते हैं, बोरोन फैमिली से हैलोजन तक, नोबल गैस तक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है और कौन से मेटलॉइड है, कैसे पता चलेगा? ये बता दीजिए सर, आपका बहुत भला होगा। बिल्कुल बताएंगे, सुनिए।
चलिए देखते हैं मेटलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। देखो मेटलिक कैरेक्टर वैसे क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर से रिलेट करो मेटल का कैरेक्टर। मेटलिक कैरेक्टर इज जस्ट रिलेटेड टू मेटल कैरेक्टर। मेटल का कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को मेटलिक कैरेक्टर कहते हैं। आप देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है मेरे भाई। क्यों? डाउन द ग्रुप जाता है एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। अब मेटलिक कैरेक्टर पता कैसे चलेगा, देखो आप ऐसे याद रखो बी आई ए, ठीक है, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी बनाई है। ये एक आपको टनल सा नजर आ रहा होगा, इस टनल के अंदर अंदर जो जो एलिमेंट है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड। लिख दूं यहां पर, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम को छोड़ यहां तक, टेलुरियम तक है, बंद कर देते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट आपके मेटलॉइड है। क्या है ये? मेटलॉइड। अब देखो याद रखना मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज। तो पहले क्या आते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल के बाद मेटलॉइड और मेटलॉइड के बाद क्या आएंगे, मेटल। यही तो बात है भाई। पहले क्या आएंगे आपकी, सीधी सी बात है, पहले आएंगे ये भी आएगा, एक ये भी आता है, ये वाला ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, एक रह गया एस्टेटाइन। याद रखने की ट्रिक देखो, इसमें याद रखना मेटलॉइड में, मेटलॉइड से ऊपर वाले जो हैं वो तो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। मेटलॉइड से नीचे वाले मेटल्स होंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो पहले नॉन मेटल आते हैं, फिर मेटलॉइड, फिर मेटल। अब देखो बोरॉन फैमिली में बोरॉन मेटलॉइड है, इसका मतलब बोरॉन से नीचे वाले सारे के सारे ये क्या है, सारे के सारे मेटल्स हैं, सोचना ही नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड है, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल। और टिन और लेड क्या होते हैं, मेटल होते हैं। याद आ गया, टिन और लेड क्या होते हैं, मेटल। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड, बिस्मथ मेटल होता है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम नॉन मेटल होते हैं, टेलुरियम नॉन और मेटलॉइड और फास्फोरस क्या हो गया, प्योर मेटल। इस प्रकार से चारों हैलोजेंस के नॉन मेटल होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ नो डाउट आयोडीन में थोड़ा सा मेटलिक कैरेक्टर होता है, दैट्स व्हाई इट इज लस्ट्रस नेचर में होती है, लेकिन एस्टेटाइन इसमें पहला मेटलॉइड है। इसका मतलब इसके ऊपर सारी की चारों के चारों हैलोजन क्या है, नॉन मेटल है। इसको याद रखने की ट्रिक याद रखो, देखो B4 बालिका, ISI4 सीता, GE4 गीता, AS4 ऐश्वर्या, SB4 सब, TE फॉर ट्यूशन, AT4 आते। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, ऐसे आता है। ठीक है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेटाइन। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। ठीक है, मेटलॉइड से ऊपर नॉन मेटल, नीचे मेटल। अब कोई डाउट है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मेटलिक कैरेक्टर के बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया, किसका मेटलिक कैरेक्टर है, किसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर है और कौन सा मेटलॉइड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेटलिक कैरेक्टर के अंदर ये सारी बातें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब कैटिनेशन के बारे में बड़ा छोटा डिस्कशन कर लेते हैं, एक एलोट्रोपी के बारे में, कैटिनेशन और एलोट्रोपी के बारे में। आई थिंक सारा हो चुका है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट प्रोबेबली +3 +5 होती है इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है,
अगर हैलाइड की बात करें तो NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास साइज छोटा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो दैट्स व्हाई ड्यू टू स्मॉल साइज इट कैन नॉट अकोमोडेट 4-5 लार्ज साइज क्लोरीन एटम एंड ड्यू टू absence of vacant d orbital pentahalide of the nitrogen does not exist. नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड, ध्यान रखना, ठीक है। NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन। अब हैलाइड में और क्वेश्चन भी आते हैं, चलो देखो। PCl5 है, ACl5 है, आर्सेनिक, एंटीमनी, और BiCl5 फिर से एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। BiCl3 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। क्लियर है, ये डाउट होती है। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो -3 से लेकर +5 तक सारी ऑक्सीडेशन से तो करता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको मैं देता हूं, एक हो गया अमोनिया, एक N2H4, एक अमोनिया हो गया, N2H4 को बोलते हैं हाइड्रोजन, एक NH2OH, लिख लो इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल अमीन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। और ये सबको पता ही है। अमोनिया, फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं, N2, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। देखो N2O5 में नाइट्रोजन +5 में है, इसमें +4 में है, इसमें +3 में है, इसमें +2 में है, इसमें +1 में है, N2 के अंदर 0 होती है। अब हाइड्रोक्सिल अमीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोक्सिल अमीन में +1 है नाइट्रोजन, इसमें -2 है और इसमें -3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको 4 क्वेश्चन दे देता हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है मेरे पास N2H4, एक क्वेश्चन है मेरे पास और NH2OH, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास N2O3 और एक है HNO3। आपसे कहते हैं इन चारों कंपाउंड को नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो N2O4H4 में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, हाइड्रोक्सिल अमीन में -1 होती है, N2O3 में +5 होती है, HNO3 में +5 होती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर आएगा। ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट जेईई मेंस और नीट पूछता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थी। अब ऑक्सीजन फैमिली के अंदर देख लो, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 6 होती है, ठीक है। जैसे सल्फर है वो SF4 ही बनाता है, SF6 ही बनाता है, नो डाउट। लेकिन ऑक्सीजन OF4 तो बना लेता है, OF6 एग्जिस्ट नहीं करता। साफ कारण वही है, स्मॉल साइज है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। डाउन द ग्रुप जाते हैं, सेलेनियम भी होता है, SF6, टेलुरियम भी होता है, ठीक है। और फिर पोलोनियम फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पोलोनियम के केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। कौन सी स्टेट? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ये भी आप आसानी से याद रखेंगे। चलिए, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात इनमें नहीं आती है। चलो हैलोजन के अंदर देख लो, हैलोजन में फ्लोरीन है, वो -1 ऑक्सीडेशन शो करता है, +1 भी कर सकता है। हाइपोफ्लोरस एसिड के अंदर एक ही कंपाउंड है हाइपोफ्लोरस एसिड, अदरवाइज हर कंपाउंड में माइनस ऑक्सीडेशन शो करता है। और क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो -1 के साथ साथ +1 +3 +5 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन, ये चारों ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करते हैं, ठीक है। याद रखिए, ऐसी बातें क्वेश्चन में डायरेक्ट आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार नोबल गैस के अंदर जीनोन जो होता है वो +2 +4 और +6 ये 3 ऑक्सीडेशन शो करता है। जीनोन जैसे हमने पढ़ रखा है HCF2 HCF4 HCF6, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलो ये भी हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। मेटालिक कैरेक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। एलोट्रोपी के बारे में पढ़ लेते हैं। एलोट्रोपी देखो, एलोट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस एक स्ट्रक्चर होती है व्हाइट और येलो फास्फोरस, ठीक है। और व्हाइट और येलो फास्फोरस होता है कि
फास्फोरस के जितने भी एलोट्रोप्स होते हैं उनमें सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव होता है, कारण ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, क्योंकि P4 ये फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ड्यू टू लार्जर बॉन्ड्स एंगल इसको अपना स्ट्रेन रिमूव करना है, और स्ट्रेन रिमूव करने के लिए इसको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तो इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आल्सो, तो दैट्स व्हाई P4 it is the very interesting white or yellow phosphorus, it is highly reactive due to कारण due to least bond angle and maximum angle strain, angle strain की वजह से ज्यादा होती है, जैसे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हाईली रिएक्टिव होता है व्हाइट। और रेड फास्फोरस में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, देखो ये भी आता है क्वेश्चन, रेड फास्फोरस की स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, ऐसे स्ट्रक्चर चलती चली जाती है, इधर भी उधर भी, ठीक है, आप बना सकते हैं, ये भी चेन बन जाती है किसकी, रेड फास्फोरस की स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद स्ट्रक्चर आती है सल्फर की। सल्फर के दो इंपॉर्टेंट एलोट्रोप हैं, एक रोम्बिक सल्फर और एक होता है मोनोक्लिनिक। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो रोम्बिक सल्फर जो होता है इसको सल्फर की अल्फा फॉर्म कहते हैं, इसका नाम अल्फा सल्फर भी है और इसको बीटा सल्फर भी कहते हैं, याद रखेंगे आप। चलिए अब इसमें खास बात आती है इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है। रोम्बिक सल्फर के अंदर क्या, तो ध्यान रखना अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन तीनों जो एज लेंथ है ना ए बी सी वो इक्वल नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। और मोनोक्लिनिक सल्फर में भी यही बात आती है कि ए बी सी तो तीनों इक्वल नहीं होते हैं इसमें भी, लेकिन इंटरफेशियल एंगल की बात करें तो इसमें अल्फा गामा तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन मोनोक्लिनिक में बीटा 90 का नहीं होता, वो 120 का होता है, ठीक है। आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। अल्फा गामा 90 के होते हैं, बीटा 120 का होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एंड गामा इक्वल बट नॉट इक्वल टू बीटा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है। अब एक बात और सुनो, ये क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि सल्फर के जो दो एलोट्रोप्स होते हैं ना, रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर, व्हिच एलोट्रोप इज मोर स्टेबल एट रूम टेंपरेचर। तो आप याद रखेंगे R फॉर रोम्बिक, R फॉर रूम टेंपरेचर, ये ट्रिक याद रखने की, R फॉर रोम्बिक एंड R फॉर रूम टेंपरेचर। मतलब सल्फर का रोम्बिक सल्फर वाला फॉर्म है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, टेम्परेचर एक्सटेंड कर जाए 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, मतलब 368 केल्विन बोल सकते हैं आप इसको, 368 केल्विन से ऊपर चला जाए 95 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो ये रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में, मतलब अल्फा फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू द बीटा फॉर्म, ठीक है। और टेम्परेचर अगर 95 से फिर से कम हो जाए, 95 से कम हो जाए तो नो डाउट ये इधर जाएगा, सर क्या जाएगा, ठीक लिखा है मैंने, हाँ ये 95 से कम हो जाए तो मोनोक्लिनिक आ जाएगा रोम्बिक में, क्योंकि रोम्बिक रूम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल है। हाई टेम्परेचर पर मोनोक्लिनिक, लो टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर। तो दीज आर इंटरकन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है, याद रखेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पी पाई बॉन्डिंग का और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का। एक है पी पाई बॉन्डिंग। देखो हर फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन करता है केवल पी पाई बॉन्डिंग, और ऑक्सीजन फैमिली में भी करता है पी पाई बॉन्डिंग। कारण क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि ये बना लेता है N2 मॉलिक्यूल और ये बनाता है O2 मॉलिक्यूल, ड्यू टू पी पाई बॉन्डिंग। लेकिन इससे नीचे वाले, नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस और ऑक्सीजन से नीचे सल्फर, ये दोनों पी पाई के साथ साथ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी कर सकते हैं, पी पाई डी पाई। जैसे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग फास्फेट आयन में होती है, PO4 के अंदर होती है। सल्फर में बताना चाहूं मैं तो SO4 2 नेगेटिव में होती है, SO3 2 नेगेटिव में होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में भी कर सकते हो आप। तो ये करता है बहुत इंटरेस्टिंग पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है, फास्फेट, इसमें होती है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस का इसका 3d ऑर्बिटल है, वो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इसके फास्फोरस के वैकेंट d ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स सो p पाई d पाई बॉन्डिंग। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है।
पहला मेंबर नहीं करता, साइज छोटा होता है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन शो करते हैं केवल p पाई बॉन्डिंग, नॉट p पाई d पाई बॉन्डिंग। तो दिस इज आल्सो द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ठीक है, कैटिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कैटिनेशन कहीं ना कहीं वही बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट होता है। कैटिनेशन में नाइट्रोजन फैमिली के अंदर ऑर्डर आता है, नाइट्रोजन से ज्यादा कैटिनेशन फास्फोरस की होती है और फिर डाउन द ग्रुप घटती है, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। चलिए, और ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सल्फर की कैटिनेशन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, सल्फर की कैटिनेशन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, ये भी आ जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आप इनको भूल नहीं सकते आप। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लो, ऑक्सीजन जो होता है बेटा, इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या होता है ऑक्सीजन? पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है, O2 मॉलिक्यूल। अब आपको याद रखना है, केवल B2 मॉलिक्यूल, S2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल, ये वैसे तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होते हैं, ओड नंबर पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये इवन नंबर होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। B2 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, S2 मॉलिक्यूल में 32 इलेक्ट्रॉन है और O2 मॉलिक्यूल के अंदर भी 16 इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों मॉलिक्यूल ध्यान रखेंगे क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। याद रखने का तरीका याद रखना, BOS बोस, BOS बोस, B2 S2 O2, B2 O2 S2 बोस, तीनों मॉलिक्यूल इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, डायरेक्ट आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सल्फर, सल्फर की खास बात एक और है, सुन लो। सल्फर जो है ना, सॉलिड स्टेट में तो डायमैग्नेटिक होता है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इनको। और सल्फर वेपर स्टेट में पैरामैग्नेटिक होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कारण, क्योंकि सल्फर सॉलिड स्टेट में डायमैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि सल्फर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में और वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है S2 की फॉर्म में। तो S2 तो ये बताया था मैंने, पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। S8 की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, S8 1s 2s 3s 4s और 5, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया और ये आठवां हो गया। इस तरीके से क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, प्लास्टिक स्ट्रक्चर, जिगजैग स्ट्रक्चर। तो S8 मॉलिक्यूल का होता है, सॉलिड स्टेट में डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि सॉलिड स्टेट में सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, और वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है पैरामैग्नेटिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, और सॉलिड स्टेट में क्या होता है? डायमैग्नेटिक। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, भूलेंगे नहीं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया सारे क्वेश्चन, आई थिंक मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। हाँ, ये छोटी सी बात और है, फास्फोरस के हैलाइड के बारे में बता देता हूँ। देखो, फास्फोरस का हैलाइड है PCl5, PCl5 के अंदर भी ध्यान रखना, PCl5 सॉलिड स्टेट में तो आयनिक होता है। ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जेईई तो नीट पूछता है, और PCl5 अगर गैसियस स्टेट में है तो मेरे भाई कोवलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि गैसियस स्टेट में कोवलेंट क्यों है? क्योंकि गैसियस स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp3d, सबको पता है ये। ठीक है, 1 2 3, 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं इसके, 3 बॉन्ड छोटे होते हैं और 2 बॉन्ड लेंथ में बड़े होते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक क्यों होता है ये? क्योंकि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये या तो PCl4 पॉजिटिव की फॉर्म में और PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 में और sp3d2 में कन्वर्ट हो जाती है, ये इसलिए बोलते हैं ऐसे एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो दैट्स व्हाई ड्यू टू कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स प्रोटेक्शन होती है, इसलिए ये कैसे एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में आयनिक होता है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया की प्रिपरेशन आपको पता होगी, अब मैं रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और अमोनिया बनता है, और इस रिएक्शन में 92.6 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या है? नेगेटिव है। ये रिएक्शन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक है। और दुनिया को पता है, ली चैपलर भाई साहब ने कहा था कि ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन आपकी 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 600 से 620 केल्विन टेम्परेचर पे होती है।
इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट आयरन एंड मोलिब्डेनम एज द प्रोमोटर। ये इसकी कंडीशंस हैं। तो आपसे पूछ ले, और अमोनिया बनाने के इस मैन्युफैक्चरिंग मेथड को हाबर प्रोसेस कहते हैं। तो हाबर प्रोसेस में पूछ ले अमोनिया बनाने के लिए मैक्सिमम यील्ड बताओ, तो इसका कंडीशन है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ध्यान रखना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, उसमें यही कंडीशन रहेगी, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आई थिंक आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। दिस इज द वन शॉट लेक्चर, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आई थिंक सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो प्रॉब्लमेस्टिक अप्रोच हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री का एक ओवरऑल लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। चलिए आगे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बचती है नोबल गैस के बारे में, जो आपको 2-3 इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, क्यों ना ये बातें बची हैं तो इनको डिस्कस कर लिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक है हीलियम, एक है नियोन, एक है आर्गन, एक है क्रिप्टॉन और एक जीनोन। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप सभी को पता है बढ़ता है, बोलते जाना यस यस। एटॉमिक साइज बढ़ेगा डेफिनेटली, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। और दूसरा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के साथ साथ इसमें एक चीज और बढ़ती है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक चीज पे डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सारी गैस है। और आपको पता होगा, अगर किसी गैस के अंदर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर इजीली एडजॉर्ब हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, आपसे पूछ ले 4 गैस देख ले तो आपको एडजॉर्प्शन पावर पूछ लिया। क्या पूछ लिया? एडजॉर्प्शन पावर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे आपसे कह दिया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आपसे पूछ ले आउट ऑफ दीज 4 गैसेज विच इज मैक्सिमम एडजॉर्ब, सबसे जल्दी एडजॉर्ब कौन सी होगी? तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसकी एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी। तो आंसर क्या आएगा? क्रिप्टॉन। ठीक है, कर लोगे? नो डाउट। अगला, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो गैस के ऊपर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, तो गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगली क्या बोली थी? एडजॉर्प्शन पावर। एब्जॉर्प्शन कह दो या एडजॉर्प्शन कह दो, एडजॉर्प्शन की जो पावर है वो भी क्या करेगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। तो देखो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एडजॉर्प्शन के ऊपर। और वोलेटाइल नेचर, जिसको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता है, बॉइलिंग पॉइंट वोलेटाइल नेचर की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डाउन द ग्रुप अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो वोलेटाइल नेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो सबसे मोस्ट वोलेटाइल कौन है? हीलियम। लीस्ट वोलेटाइल कौन है? जीनोन। ठीक है, याद रखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक पॉइंट से रिलेट करता है जिसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। किसका? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो डाउन द ग्रुप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के दोनों टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पूछ ले, सारी नोबल गैस में सबसे लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होता है? हीलियम का होता है। ठीक है, पढ़ रखा हो आपने। तभी तो नेगेटिव डेविएशन देता है किसमें? रियल गैस डेविएशन के अंदर, इसमें ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है, इसके जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है। पता होगा आपको बातें। चलो, ये बातें हो गई। तो देखो कितने अच्छे क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये होगी नोबल गैसेस के बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। इन पे यही क्वेश्चन आते हैं नोबल गैस में स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी तो जीनोन के कंपाउंड की केमिस्ट्री में पढ़ा ही चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो। जो रेडियम है, रेडियम यूज होता है एक्सरे फोटोग्राफी में। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कई बार। रेडियम किस में यूज होता है? एक्सरे फोटोग्राफी और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। हीलियम, हीलियम यूज होता है ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर बना के डीप सी डाइवर्स के लिए, डीप सी डाइवर्स के लिए। किसमें? डाइविंग अपरेटस में, डाइविंग अपरेटस के अंदर।
ध्यान रखना, जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनके पीठ पे जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन भरते नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन गैस थोड़ी सी पॉइजनस होती है, उसका पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन जाता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। बाकी छोटी छोटी बातें हैं, जो हीलियम एयर बलून में यूज होता है, हीलियम की जो एयर लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है इसको बलून में कम भरते हैं, याद रखेंगे। और हाई स्पीड फोटोग्राफी के अंदर क्रिप्टॉन जिनोन यूज होते हैं। क्रिप्टॉन और जिनोन ये यूज होते हैं जितने भी सिनेमेटोग्राफर यूज करते हैं हाई स्पीड की फोटोग्राफी में, जैसे जिसमें इमेज बहुत जल्दी चलती है ना, उसको बोलते हैं हाई स्पीड फोटोग्राफी, उसमें जो होते हैं क्रिप्टॉन और जिनोन। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोबल गैसेस। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। लेक्चर बड़ा ही लेंथी है, मैराथन क्लास के फॉर्म में है, लेकिन इसको पार्ट्स में देख लेना, जरूर देखना। थैंक यू सो मच, और डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना, ठीक है। मैंने आपसे बहुत बार 3-4 पिछले लेक्चर ले रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ ना कुछ। और 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक आपको बता दूं, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आपने क्या अचीव किया है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट खुशी मिली मुझे कि किसी भाई ने मेरे को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल्स दी हुई थी, तो 11,100 रुपये का जो कैश प्राइज है उन्होंने मेरे को मेरे लेक्चर डिलीवरी के ऊपर, मेरा कंटेंट, मेरा एक्सप्लेनेशन उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने एक एज ए रिवार्ड मनी मुझे अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट वीडियो लेक्चर वास्तव में अच्छे हैं तो यू कैन डोनेट मनी थ्रू पेटीएम और फोन पे, ठीक है। तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज सो मच फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। सबको लगता है यूट्यूब से पैसा काफ़ी मिलता है, यूट्यूबर्स बहुत कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, नहीं मिल रहा मैं इतना पैसा। तो नो डाउट, तो आप सुनेंगे मेरी बात को, और डिस्क्रिप्शन के थ्रू अफोर्डेबल अमाउंट एनीथिंग यू कैन डोनेट, यू कैन गिव इट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।